आपने कह दिया बता दिया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा लूँगा, ऐसा कोई नहीं। इतने ही लोग थे कि और सारे लोग जो है सर 2 लोग गए थे। कौन कौन? वो लोग काम था सर कुछ। अच्छा सर जिसको बुलाया वो तो आया नहीं। और सर ईद में मैंने जिसको बुलाया वो आया नहीं। सर इन्होंने घर नहीं दिखाया, किसी को कैसे आ जाता कोई। सर लेकिन मैंने एड्रेस बता दिया। तो एड्रेस ऐसे हम पूछते पूछते एड्रेस कॉलेज कितनी थोड़ा एक काम करवाओ भाई, आप लोग बताओ कैसे भेजा जाएगा इसमें, किसको आता है ये कहना चलाना? आता है आप? यार तुम तो वहाँ जाते हो, तुमको तो आता ही होगा। एक्चुअली क्या मैं ये बताने वाला था कि इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस क्या क्या है और कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बने हैं और कितने सालों में बने हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा मेरा दिखाने का दायित्व था। मैं चाह रहा था कि इससे थोड़ा आपको मोटा मोटा आइडिया लगता है कौन सा है पढ़ने प्रदीप है नहीं, तो उससे आपको मोटा मोटा एक आइडिया लगता ना कि क्या क्या आपको पढ़ना है। हाँ तो करो, फोटो है इसमें, पीडीएफ होगी ना इसमें, बोलना पड़ेगा पीडीएफ। ये नहीं पता प्लेयर से पता नहीं कैसे है। वीडियो नहीं चल रहा है ना अभी? हो गया सर। ठीक देखिए, अमूमन जो है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को टोटल कितने सेक्टर में डिवाइड किया। देखिए इसका वर्गीकरण 2-3 तरीके से। पहले तो इसका है क्षेत्र, कितने क्षेत्र में कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया, कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया, कौन बता सकता है? 3 है। और आप लोग बताएं। 4-5 मतलब 3 मेन है लेकिन 4-5 टोटल 5 सेक्टर, ठीक है। 5 सेक्टर, कौन 5 सेक्टर? प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। जैसा कि आप लोगों को 3 सेक्टर तो पता होगा। प्राथमिक में कौन सा आता है? एग्रीकल्चर, ठीक है। बीड़ी उद्योग किस में आएगा? ये यूपीएस स्पेशल का क्वेश्चन है। हाँ प्राथमिक में इसलिए आएगा क्योंकि ये पूर्णतः जो है किस पे? प्राकृतिक संसाधनों पे डिपेंड है। किस पे? प्राकृतिक संसाधनों पे। अच्छा ये बताइए, फिशरी किस सेक्टर में आएगा? मछली पालन। और कुक्कुट नहीं पता? हाँ प्राइमरी में। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो केसीसी होता है, ठीक है, केसीसी आप लोगों को पता होगा। केसीसी किसको किसको दिया जाता है, किस सेक्टर को दिया जाता है? इसमें केसीसी के तहत जो लोन मिलता है वह कितने टर्म का होता है, कितने महीने या कितने साल का होता है और किस सेक्टर को दिया जाता है? बताइए, आप बताइए। केसीसी का पता ही नहीं, कब स्टार्ट किया गया था केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड कब स्टार्ट किया? यूपी स्पेशल एक बार रिवीजन नहीं किया मेरे ख्याल से। किए हो? सही बताओ ईमानदारी से। हैं? नहीं, जैसे पढ़ाए थे वैसे के वैसे पढ़ा रहे हैं। और रही बात, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन तो नहीं लिख के दिखाया, जैसे कि उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। क्वेश्चन इधर क्वेश्चन आप नहीं लिख के दिखाए और आप मानसी आप भी नहीं लिख के दिखाए एक भी क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन लिख के भी दिखाया था। देखो केसीसी कब शुरू किया गया था? 1999 की, 98 की, 2000 की, 1996 की, 97। आप बताइए। 1999, 98, 99 में शुरू किया था। वो वित्तीय वर्ष था। कौन सा? वित्तीय वर्ष था, उसी के समय। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो केसीसी से लोन मिलता है वो किसको मिलता है? प्राथमिक सेक्टर को मिलता है। और उसका जो टर्म होता है लोन का, वो टोटल कितने महीने का होता है?
14 महीने, 15 महीने, 16 महीने या 17 महीने? 15 महीने के लिए। कितने के? 15 महीने। ठीक है, ये कोई जानने का मतलब नहीं था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें क्या आता है? कृषि। ठीक, पहले में आता है कृषि, दूसरे में क्या आता है? उद्योग। और उद्योग में कौन कौन सा शामिल होगा? उद्योग जैसे कौन सा? फॉर एग्जाम्पल वस्त्र उद्योग। हाँ ठीक है, जैसे जो कच्चा माल नहीं होता है, जो कच्चा रॉ मटेरियल से जो चीजें बनती हैं, वो उद्योग सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होता है। ठीक है, ठीक। और थर्ड में कौन सा आता है? सर्विस सेक्टर, सेवा। कौन सा आता है? सेवा। ये पूरा एकदम डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, सेवा। सेवा में कौन कौन सा सेवा, कितने प्रकार के और कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, कोई बता सकता है? जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? ये सेवा है? सेवा तो है ही है भाई, सेवा तो कर ही रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे हैं? इतना घर द्वार छोड़ के इतनी दूर से आए हैं। पैसा, हर चीज पैसा नहीं होता। मेरे लिए पैसा बहुत मैटर नहीं करता, ये बात मैंने पहले ही बताया। पैसा मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करता। ठीक है, दोबारा आने के बस ये था कि मेरा भी मन था थोड़ा आप लोगों से एक बार फिर से मिलने। मेरा मन था कि एक बार फिर से चलेंगे, आप लोगों से मिल लेंगे उस समय। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, इसका सिलेबस जो है अलग तरीके से वहां से सचिवालय से। ठीक है, कि आपको कौन से दिन कौन सा पढ़ाया जाए। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पहले खत्म करना चाहते हैं, जिससे आपके एग्जाम हो जाए? अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों का क्या मत है? जैसा आप लोगों का मत होगा उस हिसाब से चलेंगे, नहीं तो जो वहां से शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अब आप लोग क्या चाहते हो? अच्छा, जो वहां से शेड्यूल आया, ठीक। उससे क्या होगा ना कि शेड्यूल में कुछ ऐसे भी टॉपिक है कि जो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेरा पर्पज ये था आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक, मेरा उद्देश्य ये था। बाकी आप लोग जैसा भी कहोगे उस तरीके से मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सारा बताना ही है। आप जैसा कहोगे वैसे पढ़ाएंगे। ठीक, वैसे से पेपर में ज़्यादा है वो टॉपिक, तो सारे लोग आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग जैसा कहोगे। उससे क्या होगा ना कि आपके जो आप लोग भी कुछ अपना मंतव्य दीजिए, राय दीजिए। आप लोग तो साथ बैठे हो, क्या तो ठीक है। जैसा कि पहले से एक बार बेसिक अर्थव्यवस्था का बेसिक चीजें आपको बता देंगे कि अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बार बार नाम आ रहा है। अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के पीछे क्या क्या कारण रहा कि उसको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ भागना पड़ा, कह सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पीछे क्या कारण रहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने अपनाया। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये एक सीक्वेंस आर्डर में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहले आपका प्राथमिक में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया, और चौथे में कौन सा आता है? चौथे में कौन सा आता है, कौन बता सकता है? इसमें देखो, इसमें आता है नॉलेज या टेक्निकल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हाई स्किल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाई स्किल्ड, वो जो है चौथे सेक्टर में आते हैं। और पांचवें में कौन आता है? हाँ, एकदम सही। पांचवें सेक्टर में कौन आता है कि जो पॉलिसी को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीएम हुआ, ठीक, नेता हुआ, जो मंत्री है वो भी जो है पॉलिसी मेकर होता है। और एक चीज ध्यान दीजिए, किसी कंपनी का सीईओ, जो सीईओ होता है वो भी इसी सेक्टर में आता है, क्योंकि वो अपने कंपनी के सबसे हायर पोजीशन पे होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप कुछ एकदम शांत पड़े, एंजॉय करिए, एकदम टेंशन मत लीजिए। जीवन में टेंशन बहुत होता है। क्लास में मेन चीज ये है कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए, और रटने वाला चीज नहीं बताएंगे, इतना भरोसा रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और इकोनॉमिक्स मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको आसान से आसान शब्दों में समझा दूं।
और बाकी किताब पढ़ने के लिए तो आपके पास है, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में है, जिसको मैं बता दूँगा। लेकिन मेरा दायित्व है कि आपको GDP, GNP, NDP इन सब सारी चीज़ों को कितने आसान तरीके से मैं जो है आपको बता दूँ, ठीक है। मेरा प्रयास यही रहेगा। तो पहले में कृषि हो गया, दूसरे में उद्योग, तीसरे में सर्विस सेक्टर, और चौथे में क्या हो गया स्किल या हायर जो स्किल्ड होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब सारे लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब सारे लोग चौथे में आते हैं। और पांचवें में आता है पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर में जैसे कौन कौन, मंत्री हो गया, ठीक है, DM हो गया, ये सब जो सारे होते हैं, CEO हो गया किसी कंपनी का, ये सब सारे किस में आते हैं, पांचवें सेक्टर में। ये तो रहा किसका, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था को कितने भाग में डिवाइड किया गया, भाग में कौन बता सकता है? नहीं, वो दूसरा है, वर्गीकरण दूसरा। एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है व्यष्टि, ठीक, और दूसरा क्या होता है, समष्टि। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? माइक्रो। हाँ, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इसमें बोलते हैं माइक्रो, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक। अब इसमें समझिएगा, एक बात समझिए, इसको आसान तरीके से समझिए। व्यष्टि मतलब, यहां से एग्जांपल लीजिए, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, क्या हो गया, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब यहां किसी इकाई लेवल पर, किसी उद्योग के एक सेक्टर पर, जैसे मान लीजिए आपने कोई उद्योग लगाया, ठीक है, आपने कोई इंडस्ट्री लगाया, और उस इंडस्ट्री का जो आपने इनकम किया, उस सिर्फ आपके इंडस्ट्री का कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ना कि होलिस्टिक लेवल पे। बात समझिएगा फिर से। इसमें व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत होता है, ये कह सकते हैं छोटे लेवल पे। किस पे? इसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है छोटे लेवल पे, ठीक। छोटे आकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स होती है, उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। लेकिन ये समष्टि क्या होता है, ये व्यापक हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यापक। यहाँ पे राष्ट्रकोषीय नीति और सारी चीजें यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत? इतने बातों में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। मजा आ रहा है कि एंजॉय आना चाहिए, ठीक है। नहीं, मेन चीज है ना, बोर ना लगे, मैं पता चले कि बस बोरिंग हो गया। तो कहने का मतलब कौन कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका व्यष्टि और समष्टि, ठीक है। इसका बाकायदा हम पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बहुत अच्छा नोट्स देंगे, लिखवा भी देंगे। बाकी सारी चीजें आपको अपडेटेड नोट्स, मतलब फरवरी तक अपडेटेड है, ठीक है। तो कुछ चीजें लिखवा भी देंगे, कुछ चीजें नोट्स में दे देंगे। उसके बाद ये तो अर्थव्यवस्था का हो गया। फिर आते हैं अगला, अब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण बताए था। समष्टि में मतलब ये कह सकते हैं होलिस्टिक लेवल पर, व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति और भी सारी चीजें इस पे समष्टि में अध्ययन किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष इकाई कंपनी का अध्ययन यहाँ पे नहीं किया जाता है, मतलब इसमें उसके आय को नहीं कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, सारे पूरे इनकम को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है आप लोगों को पता होगा। पहला क्या सा कौन सा है, पूंजीवादी। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी। दूसरा कौन सा है, और हर के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। अगर अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया तो उसके पीछे लॉजिक था। अगर चाइना की कौन सी पॉलिसी है, साम्यवादी की समाजवादी, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, साम्यवादी और समाजवादी, बहुत माइनर डिफरेंस है। कौन बता सकता है क्या हुआ, क्या बैग कहाँ है, क्या क्यों? अच्छा चलो क्लास में लेकिन पढ़िए, कम से कम पूरा क्लास तो करके जाइए।
दूसरा होता है समाजवादी, इसी में होता है साम्यवादी, ठीक। और तीसरा कौन सा होता है? मिश्र। और जो कौन सा, सबके पीछे कोई ना कोई कार्यवाही, ठीक है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? लाभ। और इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था? एडम स्मिथ। कौन था? एडम स्मिथ। उसने एक पुस्तक निकाला था अपना 1776 में, एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूर्णतः क्या था? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः डिपेंड करता है मार्केट पे। किस पे डिपेंड करता है? मार्केट पे। यहाँ सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? मार्केट। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। सरकार का यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं होता। एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। और एक बात ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ को ही अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ। और इसने 1776 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था, क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। और उसने पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फोकस किया था। और इसके पीछे देखिए, इसके तरफ अट्रैक्ट कौन हुआ? कौन अट्रैक्ट हुआ? अमेरिका। और अमेरिका पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कब फॉलो कर रहा है? नहीं पता होगा। 1880, ठीक है। 1880 में अमेरिका जो है पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षित हुआ, या कह सकते हैं अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हवा हवाई निकल रहा है। बोला करो भाई, हमें भी लगे कि हाँ कुछ मतलब ध्यान से सुन रहे थे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आप बहुत मंद पड़े हैं, क्या हुआ? एनर्जी नहीं, खाना अभी नहीं खाएंगे, खाना अभी नहीं खाएंगे। तो आप बहुत मंद पड़े हैं। बोला करो तो थोड़ा लगता है कि हाँ मतलब क्लास 1 to 1 हो रहा, नहीं तो लगता है कि हम ही बाँचे जा रहे हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, मैं पीडीएफ वाला टीचर नहीं हूँ तो यहाँ पे आके पीडीएफ पढ़ाते। पीडीएफ पढ़ाना आसान होता है, ये बात जाओ, पीडीएफ मिले मैं उर्दू पढ़ा दूँ। पीडीएफ से मैं उर्दू पढ़ा, लेकिन ये फॉर्मेट बना के पढ़ाना सबसे टफ काम होता है। आज यूट्यूब पे जितने टीचर हैं सब सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई आके पीडीएफ बाँचना है, कौन नहीं बाँच लेगा? वो तो आप भी खड़े होकर कर लोगे। पीडीएफ अगर बाँचना है, और क्या करते हैं, एक ही लाइन को 4 बार पढ़ेंगे। 4 बार पढ़ेंगे तो लगेगा बस करो, कॉन्सेप्ट होता है। चलिए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पीछे सबसे पहले कारण रहा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? ये एक जो है अर्थशास्त्री और एक इकोनॉमिस्ट थे। और ये एक बात ध्यान दीजिए, इनका अध्ययन जो है बहुत सारी चीजों पे था। सोशोलॉजी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सोशोलॉजी में भी इनका रोल रहा। एडम स्मिथ का जो है सोशोलॉजी में भी रोल रहा। तो एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, इसी को फॉलो करते हुए अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का फायदा भी है और नेगेटिव पक्ष भी है, ठीक है। फायदा क्या है? जैसे सरकार का कोई टेंशन नहीं। सरकार जो भी माल बनाते हो आप, प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट, वह कौन डिसाइड करता है? उसका प्राइस कंपनी डिसाइड करता है। और वह कैसे उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, ये भी मैटर करता है। मैटर ये करता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना, ठीक है, कोई भी चीज का। फॉर एग्जांपल आप समझिए, इस टाइम जो है एप्पल का फोन सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि वह सीमित है और वह
ब्रांड देखो, कोई चीज ब्रांड रहता है। मेरा प्यूमा का जूता है तो ऐसा नहीं है, तो बता रहे हैं प्यूमा का जूता है एक, इसमें मैक्सिमम कितना कास्ट लगा, मैक्सिमम 700 से 800 रुपए कास्ट लगा, लेकिन ये प्यूमा की वजह से इसका प्राइस बढ़ गया, इस सिर्फ ये ब्रांड की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि एप्पल जो है वो सीमित होता है। क्या होता है, एग्जाम्पल बता रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जितना मार्केट डिसाइड करता है कि चीजें कितना मार्केट में है, ठीक। जैसे अगर मार्केट में चीजें ज्यादा रहेगा तो उसका प्राइस क्या होगा, लो, ठीक है। अगर मांगने वालों की संख्या कम होगी, क्या होगी, मांगने वालों। पूरा इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड नहीं रहेगी तो सप्लाई आपसे आप बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एम्बेसडर कार कितने लोगों ने देखा है? एम्बेसडर कार देखिए, वही यूपीएससी का जो है मेन थीम, वही दिमाग में इमेज बनता है। सारे लोग यूपीएससी वाले जितने कंपटीटर होते हैं सब अपने क्या रखते हैं, मेज पे वो रखते हैं, ठीक है। उस कार को बनाना बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, क्योंकि उसका डिमांड खत्म हो गया। ऐसे ही HMT एक घड़ी था, एक टाइम इसका बहुत डिमांड हुआ करता था। जब किसी की शादी होती थी तो सबसे पहले क्या मांगते थे, एक HMT की घड़ी, एक बाजा, एक साइकिल, ठीक है। साइकिल कौन सी होनी चाहिए, साइकिल कौन सी होनी चाहिए, हरकुलिस या तो कौन सा, हीरो। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम क्या था, इन सब चीजों का डिमांड था तो सप्लाई हो रहा था। बात समझ रहे हैं, डिमांड था तो सप्लाई हो रहा था। जैसे जैसे डिमांड कम हो गया वैसे वैसे सप्लाई बंद हो गया। अब यहाँ आते हैं, बात ये समझिए, जैसे जो अर्थव्यवस्था, पूंजी वाली अर्थव्यवस्था होता है, इसका निगेटिव फैक्टर ये होता है कि पूर्णतः यह बाजार पे डिपेंड करता है, और बाजार भी डिसाइड करता है कि इसका दाम कितना होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए। और बाजार पूर्णतः फ्री होता है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन बाद में करना शुरू किया, ठीक है। पहले की बात बता रहे, 1800 के आसपास, 1880 के आसपास, 1700, ठीक, एक मिनट थोड़ा, हाँ सही है, ठीक। तो उसके बाद जो है जैसे जैसे प्राइस आपका, जैसे जैसे प्रोडक्ट ज्यादा होगा वैसे वैसे उसका प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन इसमें निगेटिव फैक्टर ये है कि बाजार जो है पूर्णतः स्वतंत्र होता है किसी चीज को मांगने के लिए, कितना प्राइस हम डिसाइड करेंगे, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो है मजबूर होते हैं उस चीज को क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब वही सरकार का इंटरफेयर हो जाता है तो क्या होता है, चीजें जो है मिनिमाइज होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ समझना है कि नहीं, सर ये 1880 में अमेरिका ने अपनाया। हाँ अमेरिका, ठीक। क्या कारण था? कारण वही मैंने बताया। देखिए अभी तक मैंने यही सारी चीजें बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन ये पूर्णतः लाभ की तरफ था। एक बात समझिए, जब क्या हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अमेरिका, देखो समझने की पहली बात समझिए, कोई भी अर्थव्यवस्था पहले से ही नहीं था, ठीक। ना तो मिक्स था, मिश्रित था, ना तो साम था, ना तो पूंजीवादी था। जब यह एडम स्मिथ ने पुस्तक अपनी निकाली और इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट क्या दिया कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। अमेरिका को लगा कि इससे हम क्या करेंगे, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर सकते। और सही बात है, अमेरिका जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और उसके पीछे कारण ये रहा कि अमेरिका किसी चीज के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया उसने, मान लीजिए किसी शूज को बनाया, अब वो शूज जो है दे दिया कंपनी के ऊपर कि कंपनी वाला कितना, उसका क्या होगा, आपका मुंह कुछ कंफ्यूजन में लग रहा है, नहीं चेहरा इतना तो मुझे रीड कर ही लेता हूँ, इतना तो रीड कर, या तो आपको इंजॉय नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा पढ़ने के लिए। देखो पहले से माइंड में परसेप्शन बनाना बहुत खराब चीज होता है, ठीक है। तो नहीं इंजॉय करेंगे आपके लिए समस्या होगा, मेरे लिए नहीं। मैं तो पढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सब दिक्कत होगा। नहीं, आपको दिक्कत ये होगा जैसे क्या है ना, चीजें आप समझ नहीं पाओगे, फिर दिमाग आपका जहां मैं समझा रहा हूँ वहां न जाके आपका किसी और जगह पे जाके भटका रहेगा और बहुत सारी चीजें आपसे स्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो नुकसान आपका होगा, इसलिए मेरा पर्पज ये है कि आप भी समझो।
और मेरा प्रयास यही रहेगा कि बहुत आसान तरीके से समझा दूँ। बाकी किताब में पढ़ने के लिए बहुत क्रिटिकल दिया है, जाके पढ़ लो अर्थव्यवस्था, हम रोके नहीं हैं, पढ़ के देख लेना। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आसान समझ में आ गया तो मेरे नाम समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, तो खोजते रहेगा। देखो मेरा किसी से वो नहीं रहता, बाकी आप फ्री माइंड चेहरा तो मैं रीड कर लेता हूँ। आप ऐसे इसलिए उतरा हुआ है, भूख लग रही है, वैसे कोई बात नहीं है। मंगा दे, कुछ समोसा मंगा दें। अब क्या बात है? चलिए ठीक है। तो देखिए समझिए, जो एडम स्मिथ की किताब थी, देखो पूर्णतः यह किस पे डिपेंड रहता है, यह लाभ पर काम करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें लाभ ना हो, ठीक है। अगर लाभ नहीं हुआ तो वो काम करना बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं? जबकि और एक बात ध्यान दीजिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था यह क्या होता है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होता है। यह क्या करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। कितने, किस पे? इक्वल। इक्वल मतलब यह है जो है सारी चीजों को समानता, मतलब ये कह सकते हैं सब लोगों को समान मिले, ठीक है। लेकिन किसमें? समाजवादी में। और इसी में थोड़ा सा अंतर है साम्यवादी में, जो कि चीन ने 1949 में अपनाया था, लेकिन 1985 के बाद उसने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, ठीक है। चीन जो है क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन है? यह एक बात ध्यान दीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः सरकार का इसमें इंटरफेयर होता है। सरकार ही डिसाइड करता है कि किस चीज का प्राइस कितना हो। सरकार जो है, अगर आप कपड़ा पहने हो तो सरकार डिसाइड करेगा। कंपनी बनाने के पहले कोई प्रोडक्ट पहले सरकार से पूछेगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए। बात समझ रहे हैं? इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा जाए। समाजवादी ये पूर्णतः। और इसका एग्जाम्पल है रूस। कौन है? रूस, ठीक। रूस क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसके आने के पीछे कारण था, ये ऐसे नहीं आ गया है, ठीक है। इसके आने के पीछे कारण ये था, समाजवादी और साम्यवादी दोनों नहीं सर, साम्यवादी तो रूप में है। अभी हमारा पहले बता रहे हैं, पहले एक मिनट पहले समझ लीजिए, इसके पीछे ये ऐसे नहीं आ गया भाई, पूंजीवादी चल ही रहा था, ठीक है। क्या जरूरत है साम्यवादी आने की? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, तभी तो आया कि ऐसे आके कूद के आ गया। 1929 में अमेरिका में महामंदी पड़ा। क्या हुआ? महामंदी हुआ। तब धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो गया। किस पे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तब धीरे धीरे वो किस पे स्विच करने लगे, अब जो है सरकार का इस पे इंटरफेयर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? और इसके लिए सबसे व्यापक है जॉन मेनार्ड केन्स। क्या नाम है? जॉन मेनार्ड केन्स। उसने कहा कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य मतलब सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बात समझ रहे हो नहीं? सरकार जब इंटरफेयर करेगा तभी जो है, एक समय पे महामंदी क्यों आया भाई, मनमानी अपना प्राइस सब डिसाइड कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि जिसके पास जितना रहेगा वो उतना खरीद लेगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो बाहर हो गया। तो महामंदी आ गया 1929 में। उसके बाद धीरे से ये स्विच किया किसपे? समाजवादी। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है समान वितरण पे, समान वितरण पे। और इसका फोकस होता है, ये किससे इंस्पायर है? कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स को जानते होंगे? हाँ सर। कौन था वो? बहुत ज्ञानी व्यक्ति था वो। समाजशास्त्र तो जानता ही था, बहुत सारे विषयों पर उसका कमांड था। ऐसे ही एडम स्मिथ भी था। एडम स्मिथ भी जो है बहुत सारे सब्जेक्टों पे इसका कमांड था। इस बीच मैंने 1929 से पहले मतलब रूस जो है वो पूंजीवादी था। नहीं, रूस ने अभी कोई पॉलिसी नहीं अपनाया था उस तरीके से। देखो पॉलिसी अपनाने के पीछे कोई कारण होता है। सर ये पूछना था, आपने बताया कि सरकार मतलब डिसाइड कर रही थी प्राइस। सर 1929 से पहले का बाद में, मतलब बाद में करा ना? नहीं, देखिए जो ये प्राइस की बात कर रहे हैं ना, देखो 1929 रसिया तो चल ही रहा था, ठीक। बात कहने का मतलब ये था कि लोगों का मोह क्यों भंग होने लगा, लोगों का मोह क्यों भंग होने लगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। समाज ऐसा नहीं है कि रूस नहीं चल रहा था, रूस तो बहुत पहले से ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का पक्षधर था, आज से नहीं। ये बात बहुत पहले से ही रूस जो है, क्योंकि रूस में ही कार्ल मार्क्स ज्यादातर रूस में ही रहा है। कहाँ पे रहा है? रूस में। और उसका बहुत प्रभाव रहा है रूस पर। किसका? कार्ल मार्क्स का रूस पे बहुत प्रभाव रहा है, ठीक है। बात समझ रहे नहीं?
तो धीरे धीरे जब ये 1929 में महामंदी आया तब लोगों को समझ में आया कि भाई अब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, इसमें अब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उसके लिए एक जो है फिलोसफर था, एक इकोनॉमिस्ट था जॉन मेनार्ड केन्स, उसने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया कि अब राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, और जब राज्य हस्तक्षेप करेगा तो क्या होगा, चीजें जो है आप से आप बहुत भारी मात्रा में कोई चीज इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक। और ये पूर्णतः ध्यान दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होता है, वेलफेयर पे काम करता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब यह है कि समान वितरण। मतलब समझिए, जैसे आपके पास अगर सरकार के पास 100 रुपए है तो कोशिश करेगा कि सबको 10-10 रुपए मिले, सबको 10-10 रुपए मिले, ठीक है। लेकिन वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें बहुत थोड़ा सा होता है, जो कि चाइना इसको फॉलो करता है। यह होता है जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से उसको चीजें मिलेगा, ठीक है। जिसका जितना क्षमता होगा वह उस हिसाब से ग्रोथ करेगा। ये चाइना है, हाँ, ये चाइना डिपेंड करता है, ये चाइना की पॉलिसी है। इसीलिए देखो चाइना बहुत तेजी, भारत और चाइना दोनों लगभग आसपास आजाद हुए थे, लेकिन क्या कारण रहा कि चाइना बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर गया और भारत उतने तेजी के साथ ग्रोथ नहीं कर पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, ठीक है। चाइना ने अपने पॉलिसी पे फोकस किया, हमको कहाँ फोकस करना चाहिए, किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए कि जिससे हम ग्रोथ कर पाए, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, और जो यह फॉलो करता है कौन, रूस करता है। जबकि साम्यवादी कौन करता है, चीन। साम्यवादी में क्या है कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से उसको मिलेगा संसार का। आगे यही आ गया, आप क्या आ गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या है, अब इसमें आ गया कि सरकार क्या होगा, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन करेगा, सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। और इसको कौन फॉलो करता है, बताइए, भारत। और भारत, इसके पीछे कारण देखो, इसके पीछे कारण ये है कि भारत जो है बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, और भारत में बहुत भारी मात्रा में आज भी गरीबी है। अगर यह पूर्णतः समाजवादी या पूर्णतः समाजवादी या पूंजीवादी की तरफ अग्रसर होगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। सरकार इसीलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारे जो वेलफेयर की स्कीम आप फ्री में पा रहे हैं वो सब सारा इसी कर रही है। जैसे कि आपको छात्रवृत्ति मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो फ्री में पढ़ रहे हो, पता ही है इसी पे सरकार कितना पैसा खर्च करता है। लेकिन आप लोग जो है कभी दिल्ली जाके आप लोग मजा लेके आइए, तब समझ में आएगा। सच बता रहे हैं, दिल्ली गए ना, तब वहाँ जितना मैं चिल्ला के बोलता हूँ वहाँ कोई नहीं, वहाँ PDF बांचा जाता है। आप लोग खुद यूट्यूब पढ़ते हो, यूट्यूब पे देखो कैसे पढ़ाई होता है, क्या करते हैं, सिर्फ PDF बांचे जाते हैं। उसी में लोगों को पता नहीं क्या मिलियन व्यू जाता है। भाई मैं खुद नहीं समझ पाता किस PDF के पीछे लोग पागल हैं। वो कंटेंट तो मैं भी दे सकता हूँ PDF, लेकिन मुझे PDF पढ़ाना बहुत बोरिंग लगता है। ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और इससे जो है देश की क्या होती है, GDP धीरे धीरे बढ़ती है। अब कुछ लिखना चाहेंगे नहीं, चलिए लिखिए। अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे बताना, सबसे मेन चीज, इकोनॉमिक्स किन दो शब्दों से मिलकर बना, जो मैंने यहाँ बताना था, ये यहाँ कौन बता सकता है, एक जर्मन वर्ड था, ठीक है। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा देखो, लिख लो जरा, स्पेलिंग लिख लेना, INKONOMI
सही तो लिखें, IOKONOMIC, ठीक। टैन का क्या था? आई मैं समझे 10 किलोमीटर IOKONOMIC, ठीक है। ये देखो इसको, हाँ, आइकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? आइकोनॉमिक्स, ये एक जर्मन शब्द है। क्या है? जर्मन। सॉरी, देखो ये एक यूनानी शब्द है और ये दो शब्द, दोनों का अलग अलग विच्छेद है, ठीक है। देखो दोनों का अलग अलग विच्छेद है, क्या है देख लेना। एक तरफ लिखना OICOS और दूसरा है NOMO, ठीक, NOMOS। अब सुनिए, हंसने वाली बात नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगर कोई TGT PGT देता है अर्थशास्त्र, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है इकोनॉमिक्स में कि जो है अर्थशास्त्र, देखो इसका मतलब होता है गृह। क्या होता है? गृह। गृह मतलब घर, ठीक। और इसका मतलब होता है प्रबंधन। अब इसका मतलब समझिए, अर्थशास्त्र, गृह का प्रबंधन। अब आसान शब्दों में आप हमको समझा, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में। सबके पिताजी कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, आप बताइए, आपके पिताजी का कुछ सैलरी होगा, मान लो कोई सैलरी, कितना सैलरी बात है? आप बताओ, कोई लोग बताओ, बढ़ा चढ़ा उनका वेतन का स्लिप निकलवा लेंगे, कुछ भी, चलो मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख, एक मान लीजिए नेहा के पिताजी 1 लाख रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 1 लाख रुपए। समझिएगा इस बात, नेहा के पिताजी 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब इस 1 लाख रुपए का प्रबंधन क्या होगा? प्रबंधन। और प्रबंधन में क्या क्या होगा? इस 1 लाख रुपए को अलग अलग चीजों में क्या होगा? खर्च किया जाएगा, ठीक। तो पहली बात तो इनके पिताजी का सोर्स क्या हो गया? किसी फर्म में जॉब करने की या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई। इनका इनकम कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक। और इस 1 लाख रुपए को अलग अलग मदों पे खर्च किया जा रहा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अपना कैलकुलेशन कर लेना, मैथ नहीं पढ़ा है, ठीक है। मान लो शिक्षा पे जाता है इनके घर से पैसा 10,000 रुपए। किस पे जाता है? 10,000 रुपए। दुर्भाग्य, भगवान न करे, लेकिन मान लो इनके यहाँ 5,000 रुपए दवाई पे जाता है, 5,000 रुपए दवाई पे जाता है। और अगला 20,000 रुपए घर के खर्च चलाने, ठीक। ये सब जो पैसे का इधर उधर प्रबंधन किया जाता है, यही अर्थव्यवस्था है। सिंपल सी बात, समझे कि नहीं? बस सेम इसी का आप चले जाइए भारत। अब देखिए देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था क्या होता है? देश के लिए इनकम आप सोर्स होता है, अलग अलग मदों से भारत पैसा मिलता है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से मद शामिल होते हैं? कौन कौन से? GST होता है, ठीक है, निगम कर होता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है कि खत्म है? बताओ, खत्म है कि खत्म है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं? GST कब लागू हुआ था? 2017 में। कब हुआ? 2017 1 जुलाई। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो ठीक है, आप समझिए
ऐसे ही देश का अलग अलग मदों से इनकम होता है और क्या करता है, वह फिर अलग अलग मदों पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन मतलब एजुकेशन तो हेल्थ पे, ये सारी चीजों पे खर्च करता है। कहाँ से? जहां जहां से पैसे उसको मिलता है और उसके बाद खर्च करता है। उसके बाद अगर सरकार के पास पैसे कम पड़ते हैं फिर क्या करता है? सरकार पैसे छाप लेता है, जो कि भारत सरकार ने पैसे छापना कम कर दिया है। वो दूसरे देशों से क्या करता है? उधार लेता है। कहाँ से लेता है? जापान से ले लेगा, अमेरिका से ले लेगा, विश्व बैंक से ले लेगा, किससे ले लेगा? IMF से ले लेगा। क्या होगा? बहुत लोगों को भूख लग गया क्या सच में? यार हम भी खाना नहीं खाए, सच में बता रहे। सर यहाँ एक क्लास के उसका है, हम यहाँ 3 क्लासेस ले रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मेरे क्लास में आपको बोर होना चाहिए। नहीं सर। अगर माइंड सेट पहले से हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरा ऐसा पर्पज होता है कि समझा लो अच्छे से, ठीक है। तो प्रबंधन सबसे पहले समझिएगा, इकोनॉमिक्स जो है यूनानी शब्द आइकोनॉमिक्स से मिलकर बना है, ठीक है। ये 2 शब्दों में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? आइकोस और नोम्स। आइकोस और नोम्स। आइकोस का मतलब क्या होता है? गृह होता है। नोम्स का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब घर का प्रबंधन। क्या होता है? घर का प्रबंधन। और इसमें अर्थशास्त्र में घर के प्रबंधन को ही देश के प्रबंधन से जोड़ते हैं। किससे? देश के प्रबंधन से। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि 1 लाख रुपए अगर आपको इनकम हो रहे हैं तो उस पर अलग अलग मदों पे आपका खर्च होता है, ठीक है। आप स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, शिक्षा पे खर्च करते हैं, बहुत सारे मदों पे खर्च करते हैं। और उसके लिए अगर पैसा कम पड़ जाता है तो फिर क्या करते हैं? आप दूसरे देशों से पैसा लेते हैं और इसके लिए क्या करते हैं? बजट पेश किया जाता है। बजट कब पेश किया जाता है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर बजट पेश किया गया और बजट पास न हो तो क्या होगा? अगर बजट संसद में पेश किया गया और बजट पास नहीं होता तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा लिखिए, इकोनॉमिक्स लिखिए, अपना भाई फीडबैक देते रहिएगा। ऐसे मन होकर पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि सच में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? नेहा जी बताइए। भूख लगी। आप बताइए, ये चीज़ आप बताएं क्या हुआ? सारी समझ में आ रहा है आप लोग? चलिए लिखिए, इकोनॉमिक्स। डर के मुझे मत बोले आप। नहीं डरना है। हाँ, तो संख्या बढ़ाइए, मजा आएगा आगे भी ऐसे। अब वो हम नहीं कर सकते। सर ऐसा पहले सर वहाँ लगी है, इसलिए कोई आया नहीं। सर वहाँ लगी थी क्लासेस, आज से लगी सर यहाँ। मैं कल आया हूँ दोपहर में, ठीक है, कल दोपहर में आया हूँ, तो मुझे नहीं पता है। जब से मुझे जो बोला गया मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। वैसे भी मैं बहुत सत्यार इंसान नहीं है, उतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, सामान का क्या लोगे? क्या सामान मेरा? आप अपनी भाषा बोल रहे हो, यहाँ की मतलब सीख रहे हो। नहीं, क्या सीख गए बताइए? अपनी भाषा बोल रहे हो। अच्छा, अपनी भाषा तो नहीं भूल गए। सर टाइम हो गया, तक नीट वाले बच्चे भी आ गए। नीट वाले बच्चे आ गए तो मैं क्या करूँ? नहीं इधर नहीं पढ़ाया सर, लिखवाइए। लिखो। अर्थशास्त्र शब्द, पानी पियो यार, पानी पीने से एनर्जी मिलता है। नहीं मिलती है। अर्थशास्त्र शब्द एक यूनानी शब्द जो मैंने लिखवाया है, लिख लो। कल इसका मतलब तीसरे क्लास में आप तो गोल हो जाओगे। नहीं बोलोगे सर, हम लोग खाना लाएंगे बाद के। तेरा व्रत है ना, मैं बना ये लोग। ठीक है, यूनानी शब्द आइकोनोमिया, लिखो, लिख लेगा इससे। हाँ, से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? लिख लिए, उत्पन्न हुआ। लिखेगा, यह 2 शब्दों से मिलके, यह 2 शब्दों से मिलके बना है। OICOS, इसका अर्थ है गृह, इसका अर्थ है गृह, तथा NOMOS का अर्थ है प्रबंधन।
प्रबंधन, प्रबंधन। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र वह विषय है कि जिसके माध्यम से गृह प्रबंधन की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि, इसके माध्यम से हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इसके माध्यम से हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इस प्रकार एक परिवार, किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग, किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नहीं, प्रदीप सर से पूछिएगा। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पैराग्राफ चेंज करके इस पर भाई गुस्से में मत पड़ो यार, ठीक है? इस परिभाषा को अर्थशास्त्र की सबसे साधारण परिभाषा के रूप में, इस परिभाषा को अर्थशास्त्र की सबसे साधारण परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण देखो, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण कौन कौन सा? एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है माइक्रो। पहला हेडिंग लिखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था लिखेगा पहले में। अर्थव्यवस्था एक बृहद अवधारणा जो कि छोटी छोटी इकाइयों के मेल से बनी होती है, जो कि छोटी छोटी इकाइयों के मेल से बनी होती है। जो कि छोटी छोटी इकाइयों के मेल से बनी होती है। पूर्वग्रह, जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इन छोटी इकाइयों के स्तर पर किया जाता है, जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इन छोटी इकाइयों के स्तर पर किया जाता है, तब इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक परिवार कॉमा, इसमें कौन कौन शामिल किया जाता है, कौन कौन से अध्ययन किया जाता है किसके बारे में? एक परिवार कॉमा एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर
एक परिवार, एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर हो तब इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। इसके अंतर्गत मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई, इसके अंतर्गत मांग एवं आपूर्ति का भी अध्ययन होता है। यह उस बाजार का भी अध्ययन होता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद और बिक्री होती है। खरीद एवं बिक्री होती है, सेवाओं की खरीद एवं बिक्री होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद एवं बिक्री होती है, सेवाओं की खरीद एवं बिक्री होती है। सेवाओं की खरीद नहीं होती है। हमको हायर किया गया तभी तो आए हैं, नहीं तो हम क्यों आते हैं? कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? नीति शास्त्र सब चल रहा है। नीति शास्त्र में क्या क्या पढ़ा? अभिरुचि क्या होता है? अभिरुचि सर वैसे सही चीज तक चैलेंज करना चाहिए सर। अभी इसमें पढ़ाया था सही दिन हुए। अच्छा, वो एक्सप्लेन किए कि नहीं? सिलेबस कुछ बताए? मजा आ रहा है पढ़ने में? इकोनॉमिक्स मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में? सॉरी, इकोनॉमिक्स कर रहा है, वो क्या नाम है, एथिक्स। सर उससे ज्यादा हंसी आई थी। सर क्या कह रहे थे, बहन जी भाई साहब, सर ये सोच के बाद हंसी आई थी। बहन भाई साहब, हाँ सर। अरे ठीक है। आज साइंस टेक में क्या क्या पढ़ा आपको? सर आज तो अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ते पढ़ते यही अगर हमारा पहला क्लास होता है तो खूब एनर्जी में रहते आप लोग। अब हम क्या कहें, हम नहीं कह सकते ना, हम रूल के बंधे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। हमको जो नियम मिलता है, जो आदेश मिलता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ बस। उससे ज़्यादा ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और मैं किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। जैसा कि मैंने यूपीएस को सर बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, आप लोग कितना पढ़े और कितना नहीं पढ़े होगा आप लोग जानो, लेकिन हमने अपना 100% कवर किया। इस बार पेपर देखना मेंस का, और देखना सारा फंसेगा वहाँ से, ठीक है? 2 बजे तक चलेगा। देखो ये क्लास का टाइम है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट, कितने बजे आप लोग आए हो? 9:30 बजे हम लोग तो 9 बजे आए, 9 बजे में 5-10 मिनट बाद 9 बजे हम आगे, ये लोग 9:30 बजे आए। क्लास के लिए आए थे केवल। उन्होंने बताया ने तो बताया था वहाँ पे की अच्छा, क्लास। मेरी क्लास होती, कितने लोग रुके रहते, कितने लोग भाग जाते, बताओ। रुकने वाले को पूछिए। सर रुकने वाली बात नहीं है। सर पहली बार सर ने बताया नहीं कि आप पढ़ाएंगे, हमें तो अभी पता चला, वो पता किया तो सर मुझे आपको देख लिया था। चलिए एक और देखिए, समष्टि। समष्टि के बारे में क्या बताए, बताइए। इसमें किसके बारे में अध्ययन करना है? बताइए, चलो लिखो। अच्छा थोड़ा लिखो। इससे भिन्न, वहां जहां लिखे थे उससे भिन्न, आगे पैराग्राफ चेंज कर सकते। समष्टि उसी में है। उससे भिन्न, जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राज्य के स्तर पर, यह समष्टि का है, ये समष्टि का ही है एक्सप्लेनेशन। इससे भिन्न, जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राज्य के स्तर अथवा राष्ट्र के स्तर पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, होलिस्टिक लेवल पे, व्यापक स्तर पर। इससे भिन्न, जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राज्य के स्तर पर अथवा राष्ट्र के स्तर पर हो, तब यह समष्टि अर्थव्यवस्था या
माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अब की बार आप तो पार्टी देंगे, लेकिन क्लास पूरा फुल रहेगा तब। सर अपने जाने पर मत, सर आपने जाने पे दे दीजिए, जाने के पहले पार्टी देंगे, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश के सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, टेंशन ना लो, इसको पढ़ाएंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी वो आएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कॉमा आर्थिक समृद्धि, कॉमा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, कॉमा आर्थिक नीतियां, सरकार जो पॉलिसी लाता है, ठीक है, आर्थिक नीतियां, कॉमा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कॉमा बेरोजगारी, जो देश की सबसे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अच्छा, आप किसका जो है फिफ्थ पेपर कंप्लीट है, हमको चाहिए था। फिफ्थ पेपर किसका कंप्लीट है? अरे अभी भी वो भेजना था थोड़ा, चलो कर ठीक है। किसका फिफ्थ पेपर किसका कंप्लीट है? आपका कंप्लीट है ना? है आपका कंप्लीट है फिफ्थ पेपर? जितना होगा एक बार मुझे दे दिया, थोड़ा मुझे फोटोकॉपी करना उसका, ठीक। लिखिएगा बेरोजगारी, बेरोजगारी जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी के जूझने के पीछे सबसे बड़ा कारण मैंने बताया था यूपी स्पेशल पढ़ाते समय। क्या बताया था? क्या बताए थे? बताइए आप दोनों। रील स्क्रॉल करना, रील स्क्रॉल करना, आप बताइए। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना। सर आपने एक मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला था पबजी खेलना, वो भी था, वो भी था। देख रहा हूँ पबजी और इंस्टा, सुनो सुनो, इस समय रील का एक जो है चरम स्तर पे, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। मतलब किसी व्यक्ति की संवेदनाओं का रील बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी हाल ही में रिसेंट में जो है एक ड्रम में एक व्यक्ति को जो है काट के डाला, सोचो उस पे लोग कॉमेडियन रील बना रहे हैं। कितने शर्म की बात। शर्म की बात इसलिए है कि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति चला गया और आप जो है कुछ रील, कुछ व्यू पाने के लिए उसका मजाक बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। लेकिन क्या करोगे, हम लोगों का माइंडसेट ऐसे है, हम लोग उसमें मजा ले रहे हैं। अगर मजा ना लेते तो क्यों देखते हो? ठीक है, तो समस्या इसी का कारण है। ठीक, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, समझा देंगे, लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ऐसे लुंज पुंज रहोगे आप लोग तो कैसे पढ़ोगे बताओ? मतलब मुझे तब एनर्जी नहीं आएगा ना, मैं लगेगा कि मैं ही चिल्ला रहा हूँ। कल से खाना वाना लेके आना है, कल से खाना वाना लेके आना, खाना पानी सब, खाना पानी, जैसे पहले होता नहीं था दाना पानी। गाँव में लोग जो है खेतों में दाना लेके जाते थे, हैं? कभी आप लोगों लेके गया है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, पैराग्राफ चेंज करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का आधार, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का आधार। लिखना है। हाँ और क्या, मैं कथा पहुँच रही है, पंडित है इसका मतलब ये थोड़ी कथा पहुँचनी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का आधार एवं यह समष्टि अर्थशास्त्र से घनिष्ठ तौर पर संबंधित, समष्टि अर्थशास्त्र से घनिष्ठ तौर पर संबंधित है, अतः दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो, समष्टि अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है, सॉरी, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के ऊपर नींव खड़ा किया जाता है, या कह सकते हैं इमारत, समष्टि, ठीक है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, ठीक।
तो व्यष्टि में क्या समझे आप लोग? उसमें व्यक्तिगत मतलब व्यष्टि से व्यक्ति, ठीक है, तो उसमें छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में व्यापक स्तर पर उसमें नेशनल इनकम, राजकोषीय नीति, वो भी लिख लीजिएगा उसमें, उसी में आ गया था, राजकोषीय नीति, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सब सारी चीजें समष्टि में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये पहली बात तो आप लोगों को अर्थव्यवस्था समझ में आया कि नहीं? अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? आसान शब्दों में गृह का प्रबंधन। अब गृह का प्रबंधन, गृह मतलब घर का प्रबंधन। अब घर का प्रबंधन, और एक बात मुझे लगता है कि देश में जितने नेता हैं इनको 2 सब्जेक्ट का जरूर ज्ञान होना चाहिए, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमिक्स। और ये मुझे लगता है कि एक कंपल्सरी पेपर करा देना चाहिए, तब किसी व्यक्ति को टिकट मिले। एक मिनिमम पेपर कराना चाहिए कि कम से कम उसको अपना फंडामेंटल राइट, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कौन कौन से देश में कौन कौन सी नीतियां चल रही हैं। आपको पैसा आता है, आप किसी मंत्री बनते हैं मंत्रालय में, तो उस पैसे को कैसे कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति बैठा है तो उसका क्या करेगा? उसका जो कलीग होगा, जो उसका अधिकारी, माल वही काटेगा, क्योंकि उसको पता, उसने पढ़ के गया होगा, उसको पता है पैसे कहाँ से, और पैसे कहाँ से मंत्री जी से निकलवा के अपने जेब में आना है। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीजें होना चाहिए। ये मेरा वीडियो बन रहा है, हो सकता है कभी फ्यूचर वायरल हो जाए, तो ये होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को अगर कोई टिकट देता है, विधायक या सांसद, तो उसके लिए 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, 50 नंबर का, सुनो भाई, 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, 50 नंबर का उसमें पॉलिटी आना चाहिए, 50 नंबर का इकोनॉमिक्स, और मिनिमम 33 नंबर पाना कंपल्सरी है। 33 नंबर पाना कंपल्सरी है। अगर वो उतना कोई नहीं पाता है तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा पता है? अमेरिका में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, जो वहाँ के असेंबली को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। वहाँ पे जो लोग हैं सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत में एजुकेटेड लोग तो है ही है? क्या वो बंद करना? अरे आज का भूखा कल आपको प्लेट में सजा के आएगा। आपका जो ऑफिस में रहेगा, सर मैम क्या लेंगे, सर क्या लेंगे, आप ऑर्डर करोगे, कॉफी ले आओ, काम बहुत पड़ रहा है। ठीक, चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे। चलिए, एक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, दोनों में अंतर होता है, समझिए। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, दोनों में अंतर होता है। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है समृद्धि और विकास में अंतर? समृद्धि बताओ। समृद्धि ऐसे होती है किसी इंसान की इनकम बढ़ जाना, तो उसको समृद्धि कहते हैं। विकास ये कि उससे जो उसकी इनकम बढ़ी उससे उसका विकास हुआ या नहीं। बहुत सही बताया। देखो, समृद्धि होता है क्वांटिटेटिव, क्या होता है? क्वांटिटेटिव, ठीक। जब विकास होता है क्वालिटेटिव, क्या होता है? मतलब समझिए, आपने सही बताया, एकदम सही। समृद्धि किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, किसी घर की हो सकती है, किसी देश की हो सकती है, ठीक है। समृद्धि जैसे आप 1 लाख रुपए सैलरी पाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं मानू 1 लाख सैलरी पा रहा हूँ, पाऊंगा कभी, SDM बन जाएंगे तो 1 लाख सैलरी पा रहे हैं, ठीक है। अब उस 1 लाख सैलरी को
मैं कितना अपने विकास पे खर्च कर रहा हूँ, ये मैटर करता है। विकास क्या क्या होगा, मैं कितना अपने घर में ज़मीन को ले रहा हूँ, कितना अच्छा घर बनवा रहा हूँ, कितना पैसा जो है एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा समाज में हम लगा रहे हैं, जो होलिस्टिक मैं अपने अगली पीढ़ी को क्या दे के जा रहा हूँ, पैसा रख के जा रहा हूँ, जिससे मेरा आने वाली पीढ़ी विकास करे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि समृद्धि जो है एक तरीके से कह सकते हैं व्यापक लेवल आना, छोटे लेवल पे होता है, मतलब व्यक्तिगत होता है, और ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ जिसको बोलते हैं समृद्धि, जबकि ये व्यापक स्तर पर होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी देश की विकास तभी हो सकता है जब वहाँ एजुकेशन, हेल्थ और क्या नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन चीज सबसे अच्छे रहेंगे, तब किसी देश की विकास होगी, तब उस देश की विकास या विकास को माना जाए। किसी देश की जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश विकास कर रहा है। क्या इसका मतलब यही होगा कि देश विकास कर रहा है? बताइए, किसी देश की अगर मान लो कोई देश जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या वो विकास कर रहा है? आप बताइए, आप इतने देर से चुप हैं, नाम आपका भूल गए थे आप क्या? हाँ जावेद, आपका नाम भूल गए थे, आप आते थे। नाम तो मुझे लगभग सारे लोगों के याद ही हो गया है, कुछ लोग भले नहीं याद, बहुत सारे लोग गायब हैं, हो सकता है बाद में। वो दोनों लड़के कहाँ गए जो आते थे? वो आते हैं नहीं अब? सर कौन बताइए? हम क्या नाम तेजू सर। हाँ बहुत तो सुनिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है विकास। ये दोनों एक बात ध्यान दीजिएगा, समृद्धि अगर होगी तभी विकास होगा, लेकिन विकास होने से समृद्धि नहीं आ सकती। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके घर में, ठीक, आपके घर में 5 भाई हैं, ठीक है, 5 भाई हैं और 4 भाई क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब कर रहे हैं, 3 भाई और हैं कितने, 5 भाई। घर तो आपका ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसमें 3 भाई बेरोजगार हैं, उनको 100 रुपये मांगे, 100 रुपये नहीं मिल रहा, तो क्या उनका समृद्धि होगा? अगर देखा जाए तो विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है भाई। 4 भाई जॉब कर रहे हैं, 5 भाई, 3 भाई, समझिएगा आसान तरीके से। बाकी लिखवाने तो मैं लिखवाऊंगा, और 30 शब्दों कहेंगे तो मैं फंसा भी सकता हूँ ऐसा कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन चाहते हैं कि आसान शब्दों में समझ में आए। तो समृद्धि मतलब समझिएगा कि जैसे 5 लोग, ठीक, उसमें से 3 लोग जॉब कर रहे हैं, 2 लोग जॉब नहीं कर रहे। 3 लोगों के पास इनकम है, वो घर का विकास कर रहे हैं, मतलब खेत खरीद रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, हेल्थ में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसी में 2 भाई क्या बेरोजगार, उनको 100-200 रुपए के लिए दिक्कत है, दूसरे के आगे क्या करें, हाथ फैला रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कहा जाएगा कि उनकी समृद्धि हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब बस इतना है कि जरूरी नहीं विकास हो तो समृद्धि हो, लेकिन समृद्धि होगा तो विकास होगा। इतना कहने का मतलब बस इतना टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा कि समृद्धि होगा तो विकास होगा सर, लेकिन विकास होगा तो समृद्धि होगा, ये डिपेंड मैटर करेगा। अगर विकास हुआ है तो उसकी समृद्धि जरूर हुई होगी, और अगर विकास अगर नहीं भी हुआ है तो इतना आसान शब्दों में मैंने समझाया आपको, नहीं पता, आसान शब्दों में मैंने समझाया आपसे है? लिखना चाहेंगे? लिखिए, थोड़ा और पॉइंट आएगा इसमें और भी अच्छे से। चलो लिखो, आर्थिक लिख लिखा सर हमने लिखा है समृद्धि और आर्थिक समृद्धि। लिख लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक क्या डेवलपमेंट, और ये सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है। विकास और समृद्धि, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल। विकास और समृद्धि में क्या अंतर है? लिखिए लिखिए भाई, लिखिए।
आर्थिक समृद्धि, लेकिन आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। क्या हुआ, दोनों लोग क्यों हंस रहे हैं? कुछ खास बात हो तो हमें बताओ, हम भी थोड़ा हंस हैं। आर्थिक समृद्धि को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु यह दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ तौर पर संबंधित हैं। आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक लिख लीजिएगा, क्वांटिटेटिव। ये दो चीज पढ़ना पड़ेगा। आरबीआई का हम लोग आरबीआई पढ़ेंगे। आरबीआई में दो तरीके से आता है, कौन सा? एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। और क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आरबीआई ने कौन कौन से टूल्स लाए हैं, और क्वालिटेटिव। आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, इसमें कितने लोग लिखेंगे? अच्छा, क्वांटिटेटिव अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक, क्वालिटेटिव, गुणात्मक। किसी के गुण बताना, ठीक है? जैसे आप लोग हैं बड़े गुणवान हैं, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक, क्वालिटेटिव अवधारणा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एक वित्तीय वर्ष में हम भी पीडीएफ बांचा करें क्या, जैसा आप लोग हैं? हाँ, पीडीएफ बांचेंगे फिर मजा आएगा नहीं? नहीं, पीडीएफ है मेरे पास, बहुत अच्छा है। बांचना शुरू कर देंगे तो फिर कोई मतलब, ये जो समझाते हैं चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के, आसान शब्दों में, पीडीएफ बांचना आसान होता है? चलो अच्छा, अभी छोड़ते हैं, कल मिलते हैं। आप लोग ऐसे भी